नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राइट ऑफ लियन का। जो बैंक को सुविधा उपलब्ध है ऐसा राइट बैंक क्रिएट करता है। लियन का डिफिनीशन जो है, लियन इज डिफाइंड एज द राइट ऑफ ए क्रेडिटर टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेब्ट हैज बीन रिपेड। तो एक ऐसा राइट है जिसमें क्रेडिटर जो है अर्थात बैंक गुड्स और सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है। कब तक? जब तक कि पूरा लोन चुका नहीं दिया गया हो। लियन के राइट में क्या होता है कि सेल ऑफ गुड्स और सिक्योरिटीज जो है उसमें कवर्ड नहीं है। लियन को किस किस चीज पर अवेलेबल होता है? गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओनली। बिल, चेक, प्रोमिसरी नोट, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब सिक्योरिटी की श्रेणी में आ जाता है। अब है कि लियन कितने प्रकार का होता है। विभिन्न प्रकार के लियन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक होता है पर्टिकुलर लियन। सेक्शन 170 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी चर्चा की गई है, तो सेक्शन वगैरह एक्ट के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पर्टिकुलर लियन में क्या होता है कि क्रेडिटर को राइट मिल जाता है कि अपने पोजीशन में गुड्स और सिक्योरिटीज को ले ले, जिसके लिए लोन की व्यवस्था की गई है। ये बोलता है द क्रेडिटर गेट्स द राइट टू रिटेन पोजीशन ओनली ऑफ गुड्स और सिक्योरिटीज फॉर विच द ड्यूज हैव अराइजन एंड नॉट फॉर अदर ड्यूज। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि एक घड़ी ठीक करने वाला है, उसको अपना हम घड़ी दे आते हैं कि मेरे घड़ी में ये खराबी है भाई, इसको ठीक कर देना। अब हमारे घड़ी को कब तक रखेगा? जब तक हम उसका रिपेयरिंग का चार्ज नहीं दे दें। रिपेयरिंग का चार्ज दे देंगे, अपना घड़ी लेकर के हम वापस आ जाएंगे। इसको होते हैं पर्टिकुलर लियन, मतलब एक बात के लिए, उसी बात के लिए। अब है कि जनरल लियन। तो जैसे सेक्शन 170 में वो था, ये सेक्शन 171 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इट गिव्स द राइट टू द क्रेडिटर टू रिटेन द पोजीशन टिल ऑल अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम डेब्टर आर पेड और डिस्चार्ज। ये जनरल लियन है। जब तक सारा का सारा ड्यू जो क्लियर नहीं करेगा तब तक उसका गुड्स हम वापस नहीं करेंगे। इसका मतलब वो था पर्टिकुलर, एक बात के लिए। ये है जनरल। इस बीच में 1 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव लियन का। निगेटिव लियन में क्या होता है, वो कुछ भी कागज पत्र उसमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल डिक्लेरेशन साइन करता है। उसमें वो कहता है कि ये जो गुड्स है या सिक्योरिटीज है ये हमारा है और इस पर हमारा पूर्ण स्वामित्व है, और ये किसी को हमने अभी तक प्लेज वगैरह नहीं किया है और आगे भी न तो बेचेंगे न किसी को प्लेज करेंगे या किसी तरह का सिक्योरिटी इस पर हम क्रिएट करवाएंगे बैंक के कंसेंट के बिना। मतलब निगेटिव लियन का कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा कहने के बाद भी अगर उस सिक्योरिटी को बेच देता है तो लीगली हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं निगेटिव लियन सामान्य भाषा में। इट हैज नो लीगल फोर्स इफ असेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। द बैंक कैनॉट क्लेम एनी रेमेडी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। और इस प्रकार के लियन में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के किसी भी चीज़ पर जैसे ही हम चार्ज हाइपोथिकेशन करते हैं, लियन करते हैं, प्लेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सेक्शन 125 जो है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसमें हमको कंपनी में जाकर के उस पर चार्ज क्रिएट करवाना पड़ता है। निगेटिव लियन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं करवाना पड़ता, चूंकि ये लीगल कोई चीज़ है ही नहीं। जस्ट एक डिक्लेरेशन देता है कि भाई ये हमारा है, किसी का इस पर चार्ज वगैरह नहीं है, और आगे भी हम जो है किसी का कोई चार्ज वगैरह नहीं क्रिएट करवाएंगे और न इसको हम बेचेंगे बिना आपसे पूछे हुए। यही है। तो लीगल रिकॉर्ड्स इसका कुछ नहीं है। तो ये बीच में आ गया थोड़ी देर के लिए निगेटिव लियन। इसको नो लियन भी हम लोग कहते हैं, नो लियन कह लें या निगेटिव लियन कह लें। अब हम लोग बैंकर्स लियन की बात करते हैं। बैंकर्स लियन क्या होता है? बैंकर को जनरल लियन का राइट है।
Banker has right of general lien. To exercise the right of lien, the possession of property must be obtained lawfully in the capacity of a banker and not otherwise. मतलब बैंकर का कैपेसिटी होना जरूरी है, कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर सकेगा। बैंकर का कैपेसिटी जो होना जरूरी है, और हमने जो प्रॉपर्टी उसका लिया है वो लॉफुली लिया हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी लॉकर खोलने आया, अपना एक चेन बाहर में भूल के चला गया, वो हमको मिल गया, हम देखे भाई इस आदमी के ऊपर तो लोन है, अब उसका हम जब्त कर लेंगे और उसको बेच करके लोन चुकाएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉफुली नहीं आया है, वो भूल गया है। मतलब हमारा पोजीशन लॉफुली होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब है कि ये बैंकर्स का जो जनरल लियन है, इसका फीचर्स क्या क्या है। इसका पहला फीचर है कि ये इम्प्लाइड प्लेज है एंड राइट ऑफ सेल है। मतलब है तो लियन, लेकिन ये इम्प्लाइड प्लेज भी हो जाता है। जनरल लियन क्रिएट करने के लिए अलग से किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा ऑलवेज इम्प्लाइड है, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट कंट्रेरी टू दिस, नहीं तो अपने आप है। द राइट ऑफ सेल इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर बैंकर्स राइट ऑफ लियन बिकॉज ए बैंकर्स जनरल लियन tantamounts टू एन इम्प्लाइड प्लेज। बैंकर का जो जनरल लियन है वो इम्प्लाइड प्लेज ही समझा जाता है। अब जैसे बैंक में किसी का डिपॉजिट है, बैंक इज हैविंग ए पैरामाउंट लियन ऑन दिस। वो डिपॉजिट रखा है, जनरल लियन हमको अवेलेबल है, हमारा कोई पैसा बाकी है तो हम उसको बाद कर देंगे, भाई हमारा पैसा दो। एंड इट इज एप्लीकेबल एज ए बैंक, नॉट बैंक ब्रांच वाइज। कहीं है इलाहाबाद में पैसा बाकी है, कानपुर में डिपॉजिट है, उसी कैपेसिटी में। लेकिन राम के यहाँ पैसा बाकी है, डिपॉजिट भी राम का होना चाहिए। राम एंड श्याम हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि बैंकर इज हैविंग ए पैरामाउंट लियन ओवर डिपॉजिट मेंटेन बाय इट। अब इसमें लिमिटेशन एक्ट की चर्चा करें कि लियन के केस में लिमिटेशन क्या होता है। तो इसमें बोलता है द राइट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड और बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर नहीं होता है। द एक्ट ओनली बार्स द रेमेडी थ्रू कोर्ट एंड नॉट डिस्चार्जेज द डेप्ट, हेंस बैंक कैन रिकवर टाइम बार्ड डेप्ट ऑल्सो। ये सिंपल बात है, हमारे ही पास जो चीज़ है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास चीज़ है तो हम उसको बराबर कर देंगे। तो यही हो गया आपको लिमिटेशन के बारे में। अब है कि ऑनरशिप और पोजीशन किसका होता है। तो पोजीशन किसका होता है, बैंक का होता है, और ऑनरशिप किसका होता है, फिर वो ऑनर का ही रहता है। हम पहले चर्चा किए थे जिस समय हम मॉर्गेज असाइनमेंट प्लेज वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि चार्ज क्रिएट करने से ऑनरशिप बैंक का नहीं होता। तो ऑनरशिप उसी का रह जाएगा, खाली पोजीशन हमारा रहेगा। अब एक जनरल लियन पार्टिकुलर लियन में कैसे कन्वर्ट होता था। सो इफ इट इज इंडिकेटेड थ्रू an agreement or otherwise that a particular security was obtained for a particular debt only, the general lien gets converted into particular lien। हम लोग पहले बात कर लिए, अगर किसी एक खास लोन के बारे में, किसी गुड्स या प्रॉपर्टी का जो है हम लोग लियन की बात किए हैं, तो वो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी सारा के लिए नहीं। अब क्रिमिनल एक्शन में क्या होता है। When the banker exercise this right of general lien under section 409 और 420, 420 हम लोग जानते हैं, कहते हैं ना एक 420 कर दिया, तो उसमें अगर इंडियन पेनल कोड में अगर हम जाते हैं, नो क्रिमिनल एक्शन इज अवेलेबल बिकॉज देर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन बिहाइंड इट। एक आदमी हमसे लोन लिया और हमको वो नहीं चुका रहा है, तो इसमें क्रिमिनल एक्शन तो कुछ नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है या वो बेईमान है, देना नहीं चाहता है, दोनों स्थिति में क्रिमिनल एक्शन तो है ही नहीं। अब है कि लियन हम कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेयर लियन कैन बी एक्सरसाइज।
The right of general lien is available in case of all goods and securities entrusted to bank in the capacity of a banker. The right is available for goods and securities that are in the name of borrower or in the name of guarantor. ये हम लोग पहले बात किए हैं, borrower के नाम में होगा तभी उसका राइट को एक्सरसाइज करेंगे, और गारंटर को भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कब? जबकि हम उसको एक नोटिस दे दिए हो। गारंटर का बिना नोटिस का काम नहीं चलेगा। सो आफ्टर नोटिस टू द गारंटर, right can be exercised for other dues of same borrower on goods and securities remaining its possession even after the other loan taken against them has been paid. अभी हम लोग बात किए हैं जनरल लियन में कि जनरल लियन के केस में क्या होता है कि जो लोन एक लिया है उसको उसने चुका दिया, लेकिन हमारा दूसरा लोन बाकी है, तो भी हमारा राइट बरकरार रहेगा जनरल लियन में। अब है कि ये राइट ऑफ लियन हम कहाँ कहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वेयर राइट कैनॉट बी एक्सरसाइज्ड, वेयर देर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द राइट बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर। मतलब कोई अलग से अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो हम नहीं कर सकेंगे। अब कहता है वेयर द गुड्स एंड सिक्योरिटीज आर इंटरेस्टेड टू द बैंक एज ए ट्रस्टी और एज एन एजेंट। अभी हम बात किए थे लॉकर का कोई सामान उसका बाहर छूट गया तो उसको हम नहीं करेंगे, मतलब वहाँ हम लोग ट्रस्टी हैं, तो उस हालत में उस पर एक्सरसाइज हम नहीं कर पाएंगे। जहाँ कोई गुड्स और सिक्योरिटीज हमको इंटरेस्ट किया गया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए अगर हमको वो सिक्योरिटी दिया है तो वहाँ लियन एक्सरसाइज नहीं होगा। Where the loan is granted to one person and the goods and securities are owned by more than one person। अभी मैं बोला राम के नाम में अगर है और राम और श्याम के नाम में अगर सिक्योरिटी है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। अगर हमको सेफ कस्टडी में रखने के लिए कोई सामान दिया है, मुझे लगता है आप लोगों को जरूर मालूम होगा सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड सेफ कस्टडी। सेफ डिपॉजिट लॉकर क्या होता है और सेफ कस्टडी क्या होता है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम तो इस पर वीडियो बनाएंगे ही, अभी तत्काल के लिए बता दूं, लॉकर से तो आप सभी परिचित होंगे, लॉकर से सभी परिचित होंगे, क्योंकि करीब करीब बहुत सारे ब्रांचेज में लॉकर होता है। लोग लॉकर ऑपरेट करने आते हैं, लॉकर एग्रीमेंट करते हैं, लॉकर अलॉट करते हैं, वगैरह वगैरह, मास्टर की, ये सब। अब है कि सेफ कस्टडी क्या होता है। सेफ कस्टडी का मतलब उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, वो हमको कुछ सामान देता है पैक करके, अपना सील फिल लगा के, और कहता है कि आप इसको सुरक्षित रखिए। तो कई बैंकों में इसको सेफ कस्टडी आर्टिकल भी बोलते हैं। उसको हम अपने स्ट्रांग रूम में रखते हैं, उसके लिए उसके बदले उससे हम चार्ज लेते हैं। हमारे पास एक सेफ कस्टडी रजिस्टर होता है, उसमें उसको नोट करते हैं, और सेफ कस्टडी रिसीट भी हम उसको इशू करते हैं। ये यहाँ से आप समझ जाएंगे, जिन भाई को ये नहीं पता हो कि ये क्या होता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके शाखा का जो फर्स्ट की और सेकंड की होता है उसका 2 सेट होता है। तो एक सेट आप अगल बगल के ब्रांच में, आपका अपना ब्रांच है तो अपना, नहीं तो कोई दूसरा बैंक पे आप रखते हैं, वो सेफ कस्टडी में ही हमारे चाबी को रखता है और हमको सेफ कस्टडी रिसीट देता है। जब हमारा चाबी गुम हो जाता है या किसी कारण से समय पर चाबी नहीं पहुंचती है स्ट्रांग रूम खोलने के लिए, तो वही सेफ कस्टडी का रिसीट लेके हम उसके पास जाते हैं और लेटर बना के रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी परिस्थिति है, हमको चाबी दिया जाए। हम चाबी लेकर के आ जाते हैं और शाखा का संचालन शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया? सेफ कस्टडी आर्टिकल के केस में लियन लागू नहीं होगा। Where the bill of exchange or other documents have been handed over by the customer with a specific instruction to utilize their proceeds for the specific purpose। ये हम लोग ऊपर बात कर लिए हैं। अब यहाँ फिर बात आ जा रही है बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स पुर नोट आप लोग जरूर सुने होंगे, शेयर डिवेंचर वगैरह सभी सुने होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में झंझट है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे बहुत से साथियों को नहीं मालूम पड़ेगा। एक्चुअली जो अपना एनआई एक्ट है, वो एनआई एक्ट किसके लिए काम करता है? चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक डिटेल्ड हम जो है ये बनाएंगे, क्या कहते हैं, वीडियो। अभी इतना ही समझना है।
in case of shares that are given for selling them in a future and apply the sale purchase for a specific purpose, इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। where some documents or valuables are left in the bank possession by customer by mistake or negligence, वो अभी हमने लॉकर के केस में बात कर ली, ये वही है। where securities are given to bank to secure a loan but that has not been granted as yet, मतलब सिक्योरिटी तो क्रिएट कर दिए लेकिन लोन अभी तक हम नहीं दिए हैं, तो जब लोन ही हम नहीं दिए हैं तो अभी वो कैसे एक्सरसाइज होगा, तो एक्सरसाइज नहीं होगा। ये मोटे तौर पर लियन के बारे में बातचीत थी। अब पिछले वीडियो में हमने मॉर्गेज की बात की थी, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, रिवर्स मॉर्गेज। ये रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? A reverse mortgage, called a lifetime mortgage, is the loan allowed to the sole owner of the house, which he does not need to pay for the time that the owner of borrower or the co-borrower stay there. मतलब रिवर्स मॉर्गेज क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं, एक वृद्ध आदमी है और उनकी पत्नी भी है वृद्धा। इसमें उम्र जरूरी होता है, इसलिए मैं वृद्ध की कल्पना कर रहा हूँ। उम्र कुछ 60 बरस 58 बरस ऐसा रहता है, वो कभी भी बदल देती है गवर्नमेंट। तो मोटे तौर पर आप समझिए वृद्ध आदमी, अब उसको फसला से घर है, उसमें बेचारा रहता है, लेकिन खाने पीने का उसको कोई जरिया नहीं है, बाल बच्चा नहीं भी है या है भी तो नहीं देता है। अब वो बैंक में पहुंचेगा कि हमारा घर का मॉर्गेज कर लीजिए और हमको महीना महीना इतना पैसा दीजिए। तो बैंक का स्कीम सब रहता है रिवर्स मॉर्गेज का, उसमें फार्मूला रहता है, वैल्यूएशन कितना है, उसकी उम्र कितनी है वगैरह वगैरह कैलकुलेट करके हम महीना महीना उसको पैसा देते चलेंगे, या क्वार्टरली जैसा उसका रिक्वायरमेंट है पैसा देते चलेंगे, उसको चुकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो लोन चुका देगा पूरा का पूरा तो उसका घर फ्री हो जाएगा, नहीं भी चुकाएगा तो कोई बात नहीं, अब उसका लीगल हेयर उसको बेच के बैंक का लोन चुका दे, नहीं तो बैंक उसको बेच के अपना लोन चुकता कर लेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्यू तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉच टाइम वीडियो का बहुत ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन एकदम नेग्लिजिबल है। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।